वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर, ठीक है 13वां चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग नाभिक के बारे में जाना था। चलिए अब उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं नाभिक की संरचना की ओर। नाभिक की संरचना की तरफ हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो चलिए नाभिक की संरचना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए नाभिक की संरचना के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं वन बाय वन करके। क्लियर क्या होता है नाभिक की संरचना। पहला देखते हैं नाभिक की संरचना के बेस पे भाई वास्तव में नाभिक किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं नाभिक के बेस से। क्लियर। चलिए इस नाभिक के बेस से हम इस चीज़ को देखते हैं। वास्तव में नाभिक के बेस से किस तरीके से होती है, इस कड़ी को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए नाभिक की संरचना के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, देखिए यहाँ पर जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए क्या कण, अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, ठीक है अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, ठीक है। तो नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह बताया कि किसी भी परमाणु का क्या धन आवेश व द्रव्यमान, परमाणु का धन आवेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है भाई। नाभिक में आपके क्या होता है, केंद्रित होता है। नाभिक में आपके केंद्रित होता है, अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। परमाणु के धनावेशित भाग, परमाणु का आप लोगों का धनावेशित भाग, जो आप लोगों का क्या भाग होता है, धनावेशित भाग होता है। परमाणु का धनावेशित भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो नाभिक में मुख्यतः दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो पहला जो कण होता है वो होता है आप लोगों का प्रोटॉन, और जो दूसरा कण होता है वो होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन। जो दूसरा कण होता है वो होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए दिया गया है कि नाभिक की संरचना के बेस पे ये जो नाभिक होती है भाई, अब नाभिक अत्यंत सूक्ष्म कण होती है। ये नाभिक क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्म कण होती है। अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण है। ये अत्यंत क्या है, सूक्ष्मतम कण है। क्लियर। ये क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण होती है। तो इसकी व्याख्या के लिए हमारे रदरफोर्ड ने, हमारे भौतिक शास्त्री किसने, रदरफोर्ड ने, भौतिक शास्त्री रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया। किस कण का किया, अल्फा कण का प्रकीर्णन किया। आपका किस बेस पे किया, तो इस चीज़ को भी देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया, ठीक है। तो अल्फा कण के माध्यम से इसमें जो कण होती है, ये कण क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्मतम होती है। इसमें भी ये कण क्या होती है, अत्यंत क्या होती है, सूक्ष्मतम होती है, सूक्ष्मतम होती है। क्लियर। इसका प्रकीर्णन होता है, तो किस बेस पे इसका प्रकीर्णन होता है, इस बेस को हम लोग देखते हैं भाई। प्रकीर्णन होता है तो वास्तव में किस बेस पे होता है, किससे आधारित होती है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। तो नाभिक के बेस पे हम लोग देखते हैं कि नाभिक के बेस में अत्यंत सूक्ष्मतम कण होती है, जो कि रदरफोर्ड ने भौतिक शास्त्री को अल्फा कण के अत्यंत सूक्ष्मतम के बेस से बताया, जिसके अंतर्गत इसका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने ये बताया कि यहाँ पर जो हीलियम का परमाणु होता है भाई, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, क्या का, हाइड्रोजन के बेस पे, यहाँ का जो आप लोगों का परमाणु है, चाहे वह हाइड्रोजन के बेस पे हो चाहे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है H2 के बेस पे, वह इस तरीके से H और सेकेंड H के माध्यम से होता है, जिस पर आप लोगों का जो ऑक्सीजन है भाई, वो ऑक्सीजन अगर आप लोगों का अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्या होता है, ये हाइड्रोजन का पहला अणु होता है भाई। ये आप लोगों का हाइड्रोजन का पहला अणु होता है, और ये आप लोगों का हाइड्रोजन का दूसरा अणु होता है। ये आप लोगों का हाइड्रोजन की आप लोगों का दूसरा अणु होता है। ये आप लोगों का ऑक्सीजन का अणु हो गया भाई, ये आपका
ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। क्लियर। तो चलिए इस बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पहला देखे हैं, ये हाइड्रोजन के बेस पे होता है, और दूसरा क्या होता है, ये H2 के बेस पे होता है, और तीसरा होता है H के बेस पे। यहाँ पर ये तीनों के बेस पे हम लोग इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे H2 के बेस पे, जहाँ पर H और H की दृष्टि से है, यहाँ पर तो इसका प्रकीर्णन होता है। तो इस नाभिक के अत्यतम सूक्ष्मतम कण होती है, जिसको रदरफोर्ड ने भौतिक शास्त्री के रूप में बताया था, जिसमें अल्फा कण प्रकीर्णन, इसकी परमाणु धनावेश और द्रव्यमान और नाभिक के बेस पे होता है, जिसमें अल्फा कण का अत्यंत सूक्ष्मतम के बेस पे होती है। ठीक है। तो इसमें जो नाभिक होती है, वास्तव में नाभिक के आकार किस तरीके से होती है, उसका प्रचालन किस तरीके से होता है, वह किस तरीके से वर्क करता है, वह किस गतिशील अवस्था में होता है, उसके लिए रदरफोर्ड ने एक संरचना दिया, जिसके अंतर्गत हम लोग नाभिक की संरचना के बेस पे हम उसको पढ़ते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने उस पर अल्फा कण का क्या किया, प्रकीर्णन किया। तो जैसे कि हाइड्रोजन के बेस पे हो सकता है, हाइड्रोजन के बेस पे नहीं होगा तो चाहे यह किसी के बेस पे, ऑक्सीजन के बेस पे जैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि ये H और H ये मान लेते हैं कि O के बेस पे आप लोगों का कर रहा है। ठीक है। ये अटैचमेंट हो रहा है आप लोगों के O के बेस पे। क्लियर। तो मान लेते हैं ये आपका प्रथम है, ये आपका द्वितीय है, तो इसके साथ ये तृतीय है, तो अटैचमेंट के बेस पे होता है। तो इस तरीके से ये सर्कल के बेस पे बनाते हैं। तो यहाँ से जो प्रकीर्णन होगा, यहाँ के बेस से जो आप लोगों के बेस में प्रकीर्णन होगा, वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुरूप होगा, वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुरूप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल के अनुरूप होता है, जिसके अंतर्गत रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुरूप होता है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन के अणु व ऑक्सीजन के अणु दोनों नाभिक में विद्यमान होते हैं। दोनों नाभिक में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं भाई। दोनों नाभिक में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों नाभिक में विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो इस बेस पे जो नाभिक के बेस में अत्यंत सूक्ष्मतम कण के बेस में होता है, आप लोगों का नाभिक क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण के बेस होता है। इसके अंतर्गत ये नाभिक आपके छोटे छोटे कणों के माध्यम से होता है, जो कि नाभिक के बेस पे आप लोगों का यहाँ पर ये परमाणु के माध्यम से होता है, और दूसरा अणु के माध्यम से होता है। दृश्य और अदृश्य, इसमें दोनों में अटैचमेंट रहता है। दृश्य प्लस अदृश्य के माध्यम से ये दोनों में आप लोगों का अटैचमेंट रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से नाभिक के बेस में देखेंगे तो पार्टिकल्स भी आप लोगों के सामने में इस तरीके से आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत वह P पॉजिटिव के बेस में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आप लोगों का, न्यूट्रल के बेस पे रहेगा, जिसके अंतर्गत में ये काम करता है भाई। ठीक है। तो नाभिक जो कि अत्यंत क्या होती है, सूक्ष्मतम कण होती है। तो इसको देखने के लिए क्या किया रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड भौतिक शास्त्री ने अल्फा कण का अत्यंत सूक्ष्मतम कण के बेस पे उसको लिया और उसका प्रकीर्णन कराया। वो प्रकीर्णन के बेस पे हाइड्रोजन के अणु इस तरीके से आ गए, जिसमें कि हाइड्रोजन का फर्स्ट है ये, और ये आप लोगों का सेकंड के बेस पे हो गया। हाइड्रोजन अणु के क्या हो गया, सेकंड के बेस पे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन के भी बेस पे इस चीज़ को देखें कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जिसके अंतर्गत के जो हाइड्रोजन का अणु होता है, वो ऑक्सीजन के अणु के दोनों नाभिक में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो नाभिक के बेस में जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के बेस पे बताया, तो वह नाभिक के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के बेस पे हो जाएगा। तो वह अत्यंत कण सूक्ष्मतम होती है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन अणु H2 से क्या होते हैं, मिल करके बना रहता है, जिससे कि H2 के प्रथम हाइड्रोजन के अणु दूसरे हाइड्रोजन अणु तथा उस पर आप लोगों का ऑक्सीजन क्या होता है, अटैचमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर अणु सूत्र हमारा H2O का बनता है। यहाँ पर जो अणु सूत्र बनता है आप लोगों का जल के रूप में, यहाँ से जो अणु सूत्र बनता है भाई आप लोगों के बेस पे, यहाँ से जो आप लोगों का अणु सूत्र बनता है किसके बेस पे बनता है, वह H2O के बेस पे बनता है। किसके बेस पे बनता है, H2O के बेस पे बनता है, जिसको हम लोग जल के रूप में या H2O के रूप में या फिर पानी के रूप में
ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा कण का प्रकीर्णन के माध्यम से होगा, जिसके अंतर्गत नाभिक के अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, जिसमें रदरफोर्ड ने भौतिक शास्त्री के रूप में अल्फा कण का, जो कि अत्यंत सूक्ष्मतम कण होती है, अल्फा कण का क्या किया, प्रकीर्णन किया। तो परमाणु के यहाँ पर परमाणु को होती है, क्या होती है, परमाणु छोटे छोटे रूप में रहते हैं, जो कि आप लोगों का रहता है, जो कि अणु होता है, ये अणु होता है, ये छोटे छोटे परमाणु से क्या होता है, मिल करके बना होता है। तो ये परमाणु के बेस पे यहाँ पर एक धनावेश होता है भाई, परमाणु के बेस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर आप लोगों का धनावेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के बेस पे ये रहता है, और इस परमाणु के धनावेश के बेस पर द्रव्यमान जो रहता है, उस पर जो मास होता है, द्रव्यमान, यहाँ पर जो मास होता है आपका द्रव्यमान, वह धनावेश के बेस पे इस नाभिक के केंद्र पर क्या होता है, केंद्रित होता है। इस नाभिक के केंद्र पर क्या होता है, केंद्रित होता है। अब इस केंद्रित पर परमाणु पे नाभिक जो रहता है, वहाँ पर 2 पार्टिकल्स होते हैं भाई। वहाँ पर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस नाभिक पर 2 पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन के बेस पे। पहला किसके बेस पे होता है, तो वह होता है प्रोटॉन के बेस पे, जिसमें प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन के बेस पे, जो कि न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का 0 के बेस पे रहता है, मतलब अनावेशित रहता है। न्यूट्रॉन क्या रहता है, अनावेशित के माध्यम से ये रहता है। ठीक है, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, राउंड 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 क्या होता है, चक्का लगाने वाला होता है। इस राउंड राउंड क्या होता है, चक्का लगाने वाला रहता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से चक्का लगाने वाला होता है। अब इस चक्का लगाने वाले में ये जो आपका होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो होती है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, माइनस ऋणावेशित होता है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो नाभिक के पास होता है, ये दोनों जैसे कि करते हैं, तो ये आप लोगों को क्या इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये आप लोगों के बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे आएगा, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो न्यूनतम अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, ये आप लोगों के क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है भाई। ये कहलाता है आप लोगों का मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बद्ध इलेक्ट्रॉन किस बेस पे है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी किस बेस पे है, प्रोटॉन किस बेस पे आया, न्यूट्रॉन किस बेस पे आया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के आधार पर नाभिक की संरचना के बेस में देख रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह बताया कि किसी परमाणु की यहाँ पर देखिए, किसी परमाणु की धनावेश व द्रव्यमान के बेस पे, ये आप लोगों का धनावेश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में ना, धनावेश और द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। अर्थात परमाणु उसके धनावेशित से क्या होती है, भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के धनावेशित जो भाग होती है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक के नाम से जानते हैं। और ये जो नाभिक होती है भाई, इस नाभिक में मुख्यतः 2 प्रकार के आप लोगों के कण विद्यमान होते हैं। पहला जो होता है वो प्रोटॉन के बेस पे होता है, और दूसरा जो होता है वह न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, जिसको हम लोग भली भांति जानते हैं। तो नाभिक की संरचना के आधार पर हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे इसी चीज़ को देख रहे हैं कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, के आधार पर यह बताया कि किसी परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में मुख्यतः 2 प्रकार के कण होते हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के बेस में जो कि धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन के बेस में जो कि अनावेशित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है भाई। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह बताया कि किसी परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, तथा नाभिक में मुख्यतः 2 प्रकार के कण होते हैं, जो कि आपके प्रोटॉन और क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज किस में रहता है, प्रोटॉन में रहता है, और किसी प्रकार का 0 चार्ज किसके बेस पे होता है, तो न्यूट्रॉन के बेस पे रहता है। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि नाभिक में कितने प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं भाई। तो पहला प्रोटॉन के बेस पे मैं बताया, और जो दूसरा होता है भाई वो आप लोगों के न्यूट्रॉन के बेस में होता है। तो प्रोटॉन के बेस में हो गया ये, दूसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन के बेस में। तो इस चीज़ को प्रकीर्णन के बेस में नाभिक की संरचना के आधार पर किसने बताया था, तो इस चीज़ को रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह बताया गया कि किसी परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, तथा नाभिक में मुख्यतः
दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटॉन कहलाता है और क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट के बेस पे रहेंगे, क्योंकि एक ही नाभिक के बेस में दोनों इंटर किए हैं। तो वहाँ पर जो नाभिक होता है वह किस तरीके से होता है उस चीज़ के बारे में देखते हैं भाई। तो नाभिक जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या होता है, अनुरूप होता है, जिस पर अल्फा कण क्या करते हैं, हम लोग प्रकीर्णन करते हैं, मतलब अल्फा कण को यहाँ पर प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, धनावेश तथा उसके द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक के बेस पर केंद्रित होता है, जो कि नाभिक के परमाणु के आप लोगों के धनावेशित के बेस में रहता है। तो इस नाभिक के बेस में अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे रहता है, जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास स्थित होती है वह बद्ध इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, नाभिक से जो दूर स्थित होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है भाई। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे यहाँ पर यह होता है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर इसी चीज़ को बताया था कि किसी परमाणु में धन आवेशों व द्रव्यमानों पर उसके नाभिक में केंद्रित होता है, अर्थात परमाणु के धन आवेशित भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में मुख्यतः दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं, जो कि पहला प्रोटॉन के बेस पे होता है, दूसरा न्यूट्रॉन के बेस में होता है। तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर देखते हैं। चूंकि इसके बाद का जो प्रकीर्णन होता है बीटा के बेस पे होता है या गामा के बेस पे होता है, वो ज़्यादा रूप में रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा रूप में रहता है, जिससे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस कारण से यहाँ पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन को ही चुना, और अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह पाया कि किसी परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है, अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में मुख्यतः दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और दूसरा को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी थ्योरिटिकल चीज़ जो रहेगी, जिसको आप लोग प्रोटॉन के बेस पे क्लियर कर सकते हैं या न्यूट्रॉन के बेस पे कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन के बेस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो कि एक रेडियोआवेशित आयन के बेस पे होता है। ठीक है, और आप लोगों को प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिक के बेस में कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन किया, जिसके अंतर्गत अल्फा कण के प्रकीर्णन के पश्चात उस पर परमाणु किया, परमाणु पर धनावेशित की जो द्रव्यमान की मात्रा होती है उसको नाभिक के बेस पे रखा, और नाभिक के बेस पे रखते ही नाभिक पर क्या होती है, वह केंद्रित हो जाती है। केंद्रित होने पर परमाणु में क्या होती है, धनावेशित होता है, और धनावेशित के साथ उसमें पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं भाई नाभिक के बेस पे। एक आपका प्रोटॉन के बेस पे रहता है, एक न्यूट्रॉन के बेस में रहता है। तो प्रोटॉन के बेस पे और न्यूट्रॉन के बेस पे जब ये दोनों रहते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरीके से संयोजन होना चाहिए, किस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन से सीखता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे सीखता है कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार के होते हैं। तो नाभिक की संरचना के बेस पे आप लोगों को यही चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में जानना है कि यहाँ पर जो परमाणु होती है उस पर किस तरीके से आयन आती है, वह आयन की कहाँ से आती है, कब आती है, क्यों आती है, किसके लिए आती है, यह कितने प्रकार की होती है, इस चीज़ को जानना क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही अनिवार्य के बेस पे होती है भाई। तो इस चीज़ को हम लोग न्यूट्रॉन के बेस पे भी देखते हैं और किसके बेस में देखते हैं, प्रोटॉन के बेस में भी देखते हैं। तो प्रोटॉन के बेस पे भी देखेंगे और किसके बेस में देखेंगे, न्यूट्रॉन के बेस में देखेंगे। तो ये दोनों उसी की क्या होती है, अनुरूप होती है भाई। तो दोनों को उसी के अनुरूप अगर हम लोग इस दोनों चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग में अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो वह परमाणु के माध्यम से होगा, और परमाणु के माध्यम से जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसके आगे का जो कंटेंट रहेगा उसके अंतर्गत हम लोग द्रव्यमान के बेस में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो परमाणु के माध्यम से हम उस चीज़ को जान सकते हैं और उस चीज़ को हम लोग द्रव्यमान के बेस में भी जान सकते हैं। तो द्रव्यमान के बेस में ये इजीली आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा और द्रव्यमान के बेस में, और परमाणु के बेस में अगर उस चीज़ को करेंगे तो वह अणु के रूप में रहेगा, और अणु के रूप में रहेगा तो वह परमाणु के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट होगा उसको हम लोग द्रव्यमान के बेस में अटैचमेंट करा करके उस चीज़ को यहाँ से पता चल जाएगा। तो नाभिक के अंतर्गत अल्फा कण का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है उसका प्रयोग के आधार पर हम इस चीज़ को बता सकते हैं, जो कि धनावेश और द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। अब नाभिक में केंद्रित होगा द्रव्यमान के बेस में, तो उसके प्रकीर्णन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को कवर कर सकते हैं कि वह परमाणु किस तरीके से होती है। उस परमाणु के बेस पे हम लोग इसको किस धनावेश के बेस पे कर सकते हैं, किस द्रव्यमान के बेस पे कर सकते हैं, किस ऋण आवेश के बेस पे कर सकते हैं। इसको हम लोग अटैचमेंट के बेस पे तीनों को देख सकते हैं भाई, जिसके अंतर्गत परमाणु क्या होती है, अणु क्या होती है, द्रव्यमान क्या होती है, द्रव्यमान को उस पर किस तरीके से आयन के बेस में पड़ता है, उस द्रव्यमान के बेस में हम उस तीनों चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। तो जब भी आप लोग नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक की दृष्टि से अगर उस दोनों चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हैं तो नाभिक क्या होती है, नाभिक की संरचना किस तरीके से होती है, उस पर द्रव्यमान का किस तरीके से अटैचमेंट होता है, रदरफोर्ड ने इसके बारे में क्या कहा और रदरफोर्ड ने इसके बारे में क्या व्यक्त किया, परमाणु क्या होती है, परमाणु का इसके साथ अटैचमेंट क्या होता है, नाभिक किस तरीके से व्यवहार करती है, नाभिक में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई। क्लियर।
क्लियर। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ भी यहाँ से आप लोग माइंड में कर सकते हैं कि आप लोग नाभिक के बेस पे, क्लियर, क्योंकि जो नाभिक होती है बहुत ही सूक्ष्मतम प्रकृति की होती है, जिसको आप लोग भली भांति से जानते हैं, जिसको रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के बेस पे समझाया था, जिस पर उसने परमाणु के बेस पे लिया था। जो परमाणु, छोटे छोटे परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास अणु बन जाता है। अणु बड़ा रूप होता है, परमाणु आपका छोटा रूप होता है। और चूंकि इस परमाणु पर एक धनावेश के माध्यम से होता है और इसी धनावेश के माध्यम से यहाँ पर एक द्रव्यमान होता है और उसी द्रव्यमान के बेस पे यहाँ पर एक नाभिक आती है और उस वही नाभिक पर वह क्या होता है, केंद्र पर केंद्रित होता है, जिस पर परमाणु के धनावेशित होता है तथा उस नाभिक में आपके दो प्रकार के यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं। पहला प्रोटॉन के बेस पे होता है और दूसरा न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। तो पहला पार्टिकल आपके किसके बेस पे होता है, प्रोटॉन के बेस पे होता है और दूसरा जो पार्टिकल होता है वह न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। तो प्रोटॉन आपका क्या होता है भाई, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। जो प्रोटॉन होता है वह आपका क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का, अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन किस बेस पे होता है बोलने से, या अनावेशित होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो प्रोटॉन को बेस में अगर हम लोग इसको चार्ज के बेस में अगर करें तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और न्यूट्रॉन के बेस में करेंगे तो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज के बेस पे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस बेस पे होगा और नेगेटिव चार्ज किस बेस पे होगा, दोनों को आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो इस चीज़ में आप लोगों का जो रदरफोर्ड ने किस बेस पे बताया था, उन्होंने क्या किया था कि जैसे कि सर जे थॉमसन ने अपना थॉमसन परमाणु का मॉडल बताया था जिसमें हाइड्रोजन के बेस पे। उसके बाद नील्स बोर ने बताया था, नील्स बोर ने अपना बोर का परमाणु मॉडल बताया था। उसके पश्चात हमारे रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सैद्धांतिक रूप से जो चीज़ होती है वास्तव में तो सैद्धांतिक रूप से वह प्रतिक्रिया स्वरूप प्रूफ हो जाती है, लेकिन कई चीज़ों को व्यक्त करने में क्या होती है, असमर्थता दिखाई देती है उनके चीज़ में, जो कि वो वास्तव में जो चीज़ बोले रहते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन उसके अनुरूप जो अणु होता है वो उसकी जो कार्य व्यवहार होती है वह उसके अकॉर्डिंग में नहीं होती है। उस अणु की कार्य व्यवहार अलग होती है। उसकी परमाणु के माध्यम से अगर इस चीज़ को देखते हैं तो उसका भी व्यवहार उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब डिफरेंस लेवल पर हो जाता है। तो जिसके कारण से रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, थॉमसन का, सर जे थॉमसन के बेस में थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, तीनों का अलग अलग व्यवहार के रूप में देखते हैं। तो इस नाभिक की संरचना के आधार पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह बताया कि किसी परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक की केंद्र स्ट्रक्चर पे होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे। क्लियर? तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं किसकी स्ट्रक्चर किस माध्यम से होती है, स्ट्रक्चर किस बेस पे आता है भाई। तो इस चीज को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के माध्यम से देख लेते हैं भाई इस चीज़ को हम लोग, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं ये किस तरीके से आता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से न्यूक्लियस की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये यहाँ से देख लीजिए, न्यूक्लियस के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से इस चीज़ के रूप में हम लोग कवर कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, देखिए न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इसको देखते हैं तो ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ के बेस पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ के बेस में हम लोग इस चीज़ को कवर अप करते हैं तो ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस के बेस पे न्यूक्लियर का जो पोर्स होता है भाई, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर का जो पोर्स है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर का क्या होती है, पोर्स होती है। न्यूक्लियर की क्या होती है, पोर्स होती है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस के बेस पे है, जो आप लोगों के नाभिक की दृष्टि से है, किसके दृष्टि से है, नाभिक की दृष्टि से है न्यूक्लियस, ठीक है। ये यहाँ पर इसके ऊपरी परत का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। अति व्यापन के बेस में होता है ये आप लोगों का न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, न्यूक्लियर इनवोल्प बोलते हैं। और ये आप लोगों के न्यूक्लियर लैमिना होता है, जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर, जो सेकेंड ये वाला जो है, ये वाला जो है ये आप लोगों को न्यूक्लियर लैमिना कहलाता है। जबकि इसके ऊपर वाला केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। और जो अंदर की जो चीज़ होती है भाई, अंदर में जो आंतरिक रूप से रहती है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये है आंतरिक रूप से, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं।
और इसके अंतर्गत में ये जो पट्टीदार इस तरीके से फैली है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आप लोगों की क्रोमेटिन होती है, क्रोमेटिन होती है ये आप लोगों की। और ये जो छिद्र के बेस पे होता है, जो हल्की मात्रा में है, वो आप लोगों के न्यूक्लियर प्लाज्मा होती है, न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसका जो छिद्र के बाहर जो ये इस तरीके से आकृति में जो कि सॉफ्ट रूप में है, जो कि हार्ड रूप में है, ये आप लोगों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो कि हार्ड रूप में रहती है, ठीक है, सॉफ्ट रूप में नहीं रहती है। और ये जो कण के बेस पे आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं, ये राइबोसोम है, ये क्या है आप लोगों के राइबोसोम्स हैं, जो कि इस नाभिक की संरचना के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी न्यूक्लियस के बेस पे इसकी जो डायग्राम बेस होती है वह किस तरीके से आती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो नाभिक के दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये नाभिक के दृष्टि से अच्छे तरीके से आ जाता है, जिसके अंतर्गत आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यह किस तरीके से होती है। न्यूक्लियर की जो पोर्स होती है वो किस तरीके से होती है, नाभिक कहाँ से आता है, न्यूक्लियर इनवलेप किस तरीके से होता है, न्यूक्लियर लैमिना किस तरीके से होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, इसको 1 बाय 1 करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक के बेस में भी, रेटिकुलम के बेस में, राइबोसोम्स के बेस में इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारा नाभिक की संरचना से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। प्रोटॉन के बेस में देखते हैं भाई, वास्तव में प्रोटॉन किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बेस में हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो प्रोटॉन के माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में प्रोटॉन किस बेस पे होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में जानते हैं भाई। प्रोटॉन के बारे में, वास्तव में प्रोटॉन किस तरीके से होता है, इसके बारे में अभिगृहिति क्या बोलती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से इस चीज़ को जानते हैं भाई। देखिए तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो प्रोटॉन के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्लियर अप करते हैं। देखिए तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से किस तरीके से आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं भाई। ये आप लोगों का प्रोटॉन का जो रहता है वो किस तरीके से होता है, कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे आता है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से आप लोगों को कवर अप करके बताएंगे। तो देखिए न्यूक्लियस के बेस पे, व्हाट इज प्रोटॉन के बेस पे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटॉन किस तरीके से होती है, किस बेस पे ये होती है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो व्हाट इज द प्रोटॉन, जैसे व्हाट इज द प्रोटॉन के बेस में दिया गया है, तो ये प्रोटॉन इज सबटॉमिक, यहाँ पर दिया गया है ये प्रोटॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ए मास ऑफ 1 एंड चार्ज ऑफ प्लस +1, पॉजिटिव डिग्री के बेस पे होता है। आपका ये जो प्रोटॉन होता है भाई, ये आपका जो प्रोटॉन है वह क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा ये प्रोटॉन, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों का न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आप लोगों का यहाँ से न्यूट्रॉन जो कि क्या होता है, अनावेशित होता है, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता, इसका पावर 0 के बेस पे होता है, शून्य उदासीन के बेस पे होता है। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर पार्टिकल के बेस पे यहाँ है, ये क्या हो गया न्यूट्रॉन, और ये जो पार्टिकल्स है ये क्या होता है प्रोटॉन, और जो यहाँ पर राउंड राउंड चक्कर जो लगा रहा है भाई ये इलेक्ट्रॉन होता है, और जो बीच का पूरा भाग है इस चीज़ को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जैसे कि आप लोग परिभाषा के माध्यम से इस चीज़ को आप लोग समझ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इसी चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं कि सन 1919 में अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, इस चीज़ को, कि सन 1919 के बेस में इस चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आता है भाई, यहाँ पर एक चीज़ आता है। देखिए सन 1919 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के पास आता है कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोटॉन होती है भाई, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन क्या होती है इसके बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई। देखिए तो ये प्रोटॉन होता है भाई, प्रोटॉन सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को सन 1919 में, यहाँ पर हो जाएगा सन 1919 में, क्लियर, 19 में प्रोटॉन खोज की, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, ख्याति प्राप्त की, प्रोटॉन की खोज की। यहाँ पर किसकी हो गई, प्रोटॉन की खोज। यहाँ से आप लोगों के अंदर देखिए जो आप लोगों के जो प्रोटॉन हैं वो किस तरीके से होता है, सन 1919 में प्रोटॉन की खोज किया गया, जिसके अंतर्गत रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की गई। तो 1919 के बीच में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या होती है, रिलेटेड होती है, जो कि आप लोग एसएसटी में पढ़ते हैं वही सन है यहाँ पर भाई। तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोटॉन की खोज की, यहाँ पर जो नाभिक होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो नाभिक होता है, यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, नाभिक जो होता है वह मूल एवं स्थायी कण होता है। मूल होता है और क्या होता है, स्थायी कण होता है। यह मूल होता है और स्थायी कण होता है, क्लियर।
तो मूल कण के बेस पे होता है, ये आप लोगों के स्थायी कण के बेस में होता है। तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का 1.6 × 10⁻⁻19 के बेस पे, ये आप लोगों का किस तरीके से होता है 1.6 × 10⁻⁹ के तुल्यांक के बेस पे स्थित होता है। तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कक्षा के बेस पे होता है। क्या होता है, स्थायी कक्षा के बेस पे होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज की। और यह नाभिक का कुल मूल, ठीक है, यह नाभिक का कुल मूल एवं स्थायी कण होता है। एवं क्या होता है, स्थायी कण होता है। किस बेस पे स्थायी कण होता है, तो यहाँ से आप लोग सन 1919 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बेस पे जो खोज के बेस पे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये क्या है, न्यूट्रॉन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, यहाँ से ये आप लोग न्यूट्रॉन का काम कर रहा है। ये आपका प्रोटॉन हो गया और ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। तो इस बेस पे आप लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो दोनों चीज़ों के बेस में जब इसका मेल मिलाप करते हैं तो दोनों में से बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेबल रहते हैं। तो उस चेंजेबल थिंग को यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना है, ताकि वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट यहाँ पर होना चाहिए लाइव क्लास सेक्शन के माध्यम से, जो हम लोग लाइव क्लास सेक्शन संडे के माध्यम से करते हैं। बेसिकली जब इस चीज़ को हम लोग प्रोटॉन के माध्यम से देखें कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, देखिए सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश, यहाँ देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश, जो प्रोटॉन पर होता है आवेश के बेस पे, अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के बेस पे, हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज़ के आवेश के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे देखते हैं तो 1.6 × 10⁻⁹ के बेस पे होता है। तो यहाँ पर अब प्रोटॉन का जो जिक्र हो गया वह प्रोटॉन आकर के अब स्थायित्व बना करके यहाँ से बैठना चाह रहा है भाई, ठीक है। तो वास्तव में प्रोटॉन किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करता है अणुओं के साथ, परमाणु के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पर इसकी अभिविन्यास के आधार पर किस तरीके से करता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश की जो परिमाण होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश का क्या होता है भाई, यहाँ पर आवेश का जो परिमाण होता है, आवेश का क्या होता है, जो परिमाण होता है, क्लियर, आवेश का परिमाण होता है। आवेश का आपका क्या होता है, परिमाण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर अत्यधिक, किस पर अधिक, इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, अधिक करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की परिमाण, यहाँ पर देखिए आवेश का परिणाम किस जैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। आवेश का परिमाण किस तरीके से होता है। तो जब हम लोग सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की, यह नाभिक का मूल एवं क्या होता है, स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। जैसे कि नाभिक में दो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे, और हम लोग ये जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। उसी चीज़ के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, एक प्रोटॉन पर आवेश का ये यहाँ पर परिमाण है, जो देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के तुल्य होता है। परिमाण के क्या होता है भाई, तुल्य होता है। तो यह किस प्रकार तुल्य होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की क्या की, खोज की, और यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है। और यह नाभिक का क्या होता है, मूल एवं स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के 1.6 × 10⁻⁻19 के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, -19 के तुल्य ये होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 के तुल्य होता है। लेकिन प्रोटॉन का आवेश, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, लेकिन इस बीच में हम लोग एक चीज़ देखते हैं भाई कि लेकिन प्रोटॉन का आवेश यहाँ से देखते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन का आवेश होता है भाई,
किसका आवेश होता है? जो आप लोगों का प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह क्या होता है? धन आवेश के माध्यम से होता है भाई। किस आवेश के माध्यम से होता है? तो यह आप लोगों के धनावेश के माध्यम से होता है। अब धनावेश के माध्यम से ये किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे कि प्रोटॉन पे आप अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वह 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ के बेस पे होता है। लेकिन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो क्या होता है? धन आवेश होता है। इसको आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, आप लोगों का धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन आप लोगों का क्या होता है? अनावेशित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के बेस पे धनावेश, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। और जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब होता है वह क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो भाई साहब होता है वह क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव के बेस पे देखते हैं, पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे क्या होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे क्या होता है, न्यूट्रॉन के बेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस में क्या होता है। इस चीज़ को देखें तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण होता था। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का 1.6 × 10⁻⁹ के तुल्य होता था। लेकिन प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होने के कारण वहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है भाई, यहाँ पर देखिए जो प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, क्लियर? यहाँ से देखते हैं जो प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, वह हाइड्रोजन परमाणु के किसका? द्रव्यमान का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1.673 × 10⁻⁻17 किलोग्राम होता है। ठीक है, एमपी के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.673 × 10⁻⁻27 इस बीच में ये होता है आप लोगों के पास। क्लियर? ये किलोग्राम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ये किलोग्राम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बेस में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि यह किस तरीके से आप लोगों की पॉजिटिविटी होती है, किस तरीके से ये आप लोगों की धन आवेशित होती है, किस तरीके से ये धन आवेश होता है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन के बेस पर अगर इस चीज़ को देख रहे थे हम लोग, न्यूट्रॉन के बेस पर हम लोग देख रहे थे तो ये नेगेटिव चार्ज हो रहा था, मतलब ये आप लोगों का ऋण आवेश के बेस पे हो रहा था, ऋण आवेश के माध्यम से हो रहा था। और जो इलेक्ट्रॉन के बेस से हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से देखते हैं, न्यूट्रॉन आप लोगों को क्या होता है? अनावेशित होता है यार। ये आप लोगों का क्या होता है? अनावेशित होता है। यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था। क्लियर? ये आप लोगों का क्या होता है? अनावेशित होता है। न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का अनावेशित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ये माइनस होता है भाई, इस पर माइनस चार्ज लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? माइनस चार्ज लगता है। क्लियर? तो प्रोटॉन की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और यह नाभिक का मूल एवं स्थायी कण के बेस पे होता था, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखते थे कि यह एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 के बेस पर होता था। तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख लिए। अब चाहोगे तो इस डायग्राम के माध्यम से ऐसा डायग्राम आप लोग आर्टिफिशियल के बेस पे यहाँ पर इस तरीके से परमाणु मॉडल के बेस पे इस चीज़ को आप लोग बना सकते हैं। तो पहला प्रोटॉन के बेस पे देख लिए, जियो की बात थी सन 1919 के बेस में, जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की क्या की थी? खोज की थी। चलिए अब इसका आगे का देखते हैं। सेकेंड कंटेंट के बेस में देखते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है भाई, नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग अगर डील करना चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये आप लोगों का नाभिक हो गया भाई, ये आप लोगों का नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, अब नाभिक में आप लोगों को क्या जानना है? प्रोटॉनों की संख्या जानना है भाई। नाभिक में आप लोगों को क्या जानना है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ से। तो चलिए प्रोटॉनों की संख्या के बेस पे हम लोग आते हैं भाई। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक से, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी तत्व यहाँ पर हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है जिसका परमाणु क्रमांक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका क्या देख रहे हैं? परमाणु क्रमांक, जिसका हम लोग क्या देख रहे हैं? परमाणु क्रमांक के बेस पे देख रहे हैं। क्लियर? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं तथा इसे जेड से व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं, इस चीज़ को हमेशा देखना। इसको हम लोग जेड से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं,
जेड से हम इसको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, इसको हम लोग जेड से क्या करते हैं, दर्शाते भी हैं, और इसको हम लोग जेड से प्रकट भी करते हैं, और जेड से इसको हम लोग निरूपित भी करते हैं, और जेड से अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रकट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस तरीके से आप लोग इसके लिए किसी भी आप लोगों को जो नंबर्स रहेगा या वर्ड रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हो। तो सेकेंड में हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। सेकेंड चीज़ में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं तथा जिसे जेड से व्यक्त किया जाता है, जिसे किससे व्यक्त किया जाता है, तो जेड से व्यक्त किया जाता है। प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य के बेस पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो मुख्य तथ्य निम्नलिखित से होता है। वह क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह उस तत्व का परमाणु क्रमांक के बेस पे कहलाता है जिसे जेड इससे व्यक्त करते हैं। जेड के बेस के रूप में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दो तथ्य आपके सामने आता है उसमें से पहला तथ्य क्या होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान को लेकर के आता है, और दूसरा एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को, और तीसरा प्रोटॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, इस चीज़ को लेकर के आता है। तो चलिए नाभिक के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक ही कहते हैं तथा इसे जेड से व्यक्त किया जाता है। प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। तो पहला, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन के बेस पे आ गया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। पहला क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर आ गया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान के बेस पे, जहाँ पर 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के पास रहेगा जो कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान के बेस पे हो जाएगा। अगर इसको हम लोग किलोग्राम या फिर मात्रक के रूप में देखते हैं तो 1.007276 के माध्यम से होता है। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट विशेषता मतलब फर्स्ट कंटेंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम या 1.007276 के मात्रा पर होगा। और यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बेस पे अगर इस चीज़ को देखेंगे, किसके बेस में देखेंगे, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, एक प्रोटॉन के आवेश के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं तो उसका जो कूलाम की मात्रा के बेस पे होगा, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वह किस तरीके से होती है, उस इकाई के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो प्रोटॉन के बेस पे हो जाएगा या तो न्यूट्रॉन के बेस पे होगा, प्रोटॉन के बेस पे या तो न्यूट्रॉन के बेस पे या तो फिर इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है भाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो सेकंड कंटेंट के बेस पे देखेंगे तो सेकंड कंटेंट के बेस पे आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एक प्रोटॉन पर आवेश। यहाँ पर देखिए अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं तो एक प्रोटॉन पर आवेश, इस प्रोटॉन पर आवेश किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए तो एक प्रोटॉन पर आवेश किस प्रकार से होता है या किस तरीके से अटैचमेंट होता है इसके बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यह भी हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 के बेस के कूलाम पर भी ये भी वर्क करने लगता है भाई। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं तथा इसे जेड से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित होते हैं जिसके अंतर्गत एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम या 1.007276 मात्रक के बेस पे होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम के बेस पे होता है। और थर्ड नंबर के चीज़ के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को थर्ड नंबर बेस पे हम लोग इसको कवर अप करते हैं भाई, तो प्रोटॉन का जो कोणीय संवेग होता है, प्रोटॉन का जो कोणीय संवेग होता है भाई, उसके अंतर्गत क्या होता है, वह नियतांक के रूप में रहता है। इसमें यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, ये आप लोगों के बेस में यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोटॉन का जो कोणीय संवेग है भाई, इसका जो कोणीय संवेग है, इसका क्या है, जो आप लोगों का कोणीय संवेग है भाई, वह एक नियतांक के बेस पे होता है, एक नियतांक के बेस पे होता है। ठीक है, इस नियतांक के बेस पे होता है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, नियत के बेस पे रहता है। क्लियर। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं तथा इसे जेड से अभिव्यक्त करते हैं, जो कि प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित के बेस पे आप लोगों को बताता है। तो पहला, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान के बेस पे बताया जब वहाँ पर 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg के बेस पे था। दूसरा, इस चीज़ को बताया गया एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, इस चीज़ को बताया गया। और तीसरे नंबर पर एक चीज़ को बताया गया प्रोटॉन का कोणीय संवेग बराबर नियतांक
नियतांक के बेस पे बताया गया, मतलब प्रोटॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो किस तरीके से होता है, उनके साथ जो आप लोगों का रहता है अटैचमेंट जो रहता है वो किस तरीके से होती है। तो कोणीय संवेग के बेस पे हम इस चीज़ को जानते हैं कि वास्तव में आप लोगों का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वह किस तरीके से है ये आप लोगों को सभी को पता होगा। प्रोटॉन के बेस पे, पॉजिटिव के बेस पे, और न्यूट्रॉन भी किस तरीके से है, न्यूट्रल के बेस पे, ये भी आप लोगों सभी को भली भांति परिचित है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, तो ये भी आप लोगों का क्या होता है, ऋण आवेशित के बेस पे होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज के बेस पे होता है। तो इसका भी वही कहना रहेगा जो बाकी हाइड्रोजन परमाणु के बेस पे, नाइट्रोजन परमाणु के बेस पे बताया जा रहा है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक आते हैं तथा इसे जेड से अभिव्यक्त करते हैं। प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य और निम्नलिखित होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.007276 मात्रक के बेस से होता है। और एक प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वह 1.6 × 10⁻12 कूलाम के बेस से होता है। थर्ड नंबर पे अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो यह प्रोटॉन का कोणीय संवेग बराबर एक नियतांक के बेस पे होता है। तो नाभिक की संरचना के आधार पर नाभिक की संरचना किस तरीके से होता है, हाइड्रोजन परमाणु का किस तरीके से अटैचमेंट है, ये सभी चीजों को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग जान जाओगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर का नाम ही है वही आप लोगों का क्या है, नाभिक के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखें कि नाभिक के बेस पे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस कारण से इस पर जो तत्व का जो परमाणु क्रमांक दिया गया था जेड के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत जेड के अंतर्गत वह ये बोल रहा है कि भाई कि जो जेड होता है भाई वह अपने आप में जो इंटीजर नंबर के बेस पे है, मतलब जेड को हम लोग पूर्णांक संख्या के बेस पे लेते थे ना, जिसको आई या जेड से हम लोग क्या करते थे, अभिव्यक्त करते थे। इसमें या तो पॉजिटिव नंबर आएगा, या तो नेगेटिव नंबर आएगा, या फिर जीरो आएगा, या फिर धन आवेश बोल सकते हो भाई, या तो मिलेगा तो धन आवेश मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, ऋण आवेश, या फिर ऋण आवेश मिलेगा, या फिर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ये, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा यहाँ पर आप लोगों के पास। क्लियर। तो चलिए, ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं तथा इसे जेड से अभिव्यक्त करते हैं। प्रोटॉन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁷ किलोग्राम के बेस पे था। सेकेंड, एक प्रोटॉन पर आवेश था। और थर्ड नंबर, प्रोटॉन का कोणीय संवेग बराबर एक नियतांक के बेस पे था। चलिए इसका आगे का देखते हैं। इसके चौथा नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो चौथा नंबर के बेस में क्या है, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए यहाँ से इस चीज को देखते हैं भाई, ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का जो आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण से क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग 2.79 नाभिकीय प्रेरण के बेस पे होता है। 2.79 नाभिकीय मैग्नेटॉन, नाभिकीय मैग्नेटॉन में होता है, ठीक है, जहाँ पर 2.2 पाई, ठीक है, जहाँ पर एच क्या है, प्लांक नियतांक है। एच को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग प्लांक नियतांक, ये आप लोगों के प्लांक नियतांक के बेस पे हो जाएगा। तो प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग 2.79 नाभिकीय प्रोटॉनों मैग्नेटॉन का बराबर होता है, जो कि आप लोगों को 22 पाई, जहाँ पर एच प्लांक नियतांक, और इसे एच के माध्यम से या पीएल से पी के माध्यम से इसे इस चीज़ को दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे रहेगा तो हिंदू, यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे, एच के बेस पे रहेगा, तो सभी एच के बेस पे, नाम के बेस पे होता है, अंकित के बेस पे होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट है न्यूट्रॉन। अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में तो जान गए भाई, अब न्यूट्रॉन क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रोटॉन के बेस पे ये क्या होता है, न्यूट्रॉन के बेस पे ये क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान गए। तो हमारा जो अगला कंटेंट है, अगला आपका, वो किस तरीके से है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो आगे का जो कंटेंट है वह हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बेस पे, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम के बेस पे तथा ट्राइटियम के बेस पे, द्रव्यमानों में किस तरीके से अनुपात के बेस पे होती है, इस चीज़ को हम लोग 1 अनुपात, वहाँ पर 1:2 और 2:3 के बेस पे देखते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के अतिरिक्त उदासीन द्रव्य की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा के रूप में किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं भाई, ये न्यूट्रॉन किस बेस पे होता है, इस चीज़ के एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं भाई। तो चलिए न्यूट्रॉन के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं। देखिए, तो न्यूट्रॉन के बेस पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में पहला न्यूट्रॉन के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों का हाइड्रोजन आता है भाई, यहाँ पर क्या आता है, आप लोगों का जो हाइड्रोजन आता है
है। और इस हाइड्रोजन के समस्थानिकों में यहाँ पर बोला जा रहा है, ये पहला आपका तो हाइड्रोजन आ गया, दूसरा समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा में समस्थानिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समस्थानिक। तो समस्थानिकों के बेस पे इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो जब भी न्यूट्रॉन आता है हाइड्रोजन के बेस पे समस्थानिक आता है। इस हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के बेस पे दो रहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हाइड्रोजन के बेस पे है, हाइड्रोजन के बेस पे जो आप लोगों का अणु के बेस पे है तो वहाँ पर आप लोगों का ड्यूटेरियम आता है भाई। वहाँ पर क्या क्या आता है आप लोगों के बेस पे, ड्यूटेरियम आता है, ठीक है। ड्यूटेरियम आता है, ड्यूटेरियम के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं, और ट्राइटियम के माध्यम से देखते हैं, और ट्राइटियम, और यहाँ पर दूसरा जो होता है वो ट्राइटियम के माध्यम से होता है, क्लियर। तो न्यूट्रॉन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के द्रव्यमानों में, क्लियर। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का हाइड्रोजन के बेस पे हम लोग देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे देखें, दूसरा ड्यूटेरियम के बेस पे देखें, और तीसरा जो होता है वह आप लोगों के ट्राइटियम के बेस पे होता है। तो ट्राइटियम के द्रव्यमानों में, ट्राइटियम के द्रव्यमानों में यहाँ पर देखिए ट्राइटियम हो गया, ये आप लोगों के ड्यूटेरियम हो गया। तो ड्यूटेरियम ट्राइटियम के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वह 1:2:3 होता है भाई। वह क्या होता है, 1:2:3 होता है। यहाँ का जो रेशियो होता है, यहाँ का जो रेशियो होता है, इनके बीच में जो अनुपात होता है भाई, इनके बीच में जो अनुपात की बात होती है भाई, वह अनुपात क्या होती है, रेशियो के बेस पे होती है। वह रेशियो के बेस पे होती है 1:2:3 के बेस पे होती है। ये होती है 1:2 और 2:3 के माध्यम से होती है, जो यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉन, जो यह दर्शाता है भाई, यहाँ से देखिए, जो यह दर्शाता है, क्लियर, जो यह दर्शाता है कि, क्लियर, जो यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में, यहाँ से देखिए, कि इनके नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान, इनके नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखिए इनके जो नाभिक है भाई, इनके जो क्या है नाभिक है, इनका जो क्या है नाभिक है, और इस नाभिक में जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है भाई, इस नाभिक में क्या होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, समस्थानिकों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बेस पे हम लोग हाइड्रोजन के बेस पे देखते हैं, और किसके बेस पे देखते हैं, ड्यूटेरियम के बेस पे देखते हैं, तथा किसके बेस पे देखते हैं, ट्राइटियम के बेस पे देखते हैं, जो कि द्रव्यमानों के अनुपातों के बेस पे 1:2:3 होता है, जो यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान के अतिरिक्त, जो इनके नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान के अतिरिक्त, जो प्रोटॉन के क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के अतिरिक्त यहाँ पर उदासीन द्रव्य, यहाँ पर क्या होता है, उदासीन द्रव्य की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इस चीज़ को, तीनों के कंटेंट को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं भाई, तीनों के कंटेंट को यहाँ पर क्या करके आ जाते हैं, तीनों के कंटेंट को इस तरीके से लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है उदासीन द्रव्य, यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है, देखिए क्या चीज़ आ रहा है, उदासीन द्रव्य भाई, उदासीन द्रव्य। अब यह उदासीन द्रव्य किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों का, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के बेस पे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का हाइड्रोजन और उसके ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के द्रव्यमानों में, क्लियर, हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के द्रव्यमानों में अनुपात 1:2:3 होता है, जो यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के अतिरिक्त उदासीन द्रव्य की जो मात्रा होती है, वह प्रोटॉन की मात्रा की, ये जो होती है, यह प्रोटॉन की जो मात्रा होती है भाई, ये जो चीज़ होती है, यह प्रोटॉन की जो मात्रा होती है, प्रोटॉन की जो क्या होती है, मात्रा होती है, प्रोटॉन की जो क्या होती है, मात्रा होती है, उसके गुणज के रूप में विद्यमान होती है, उसके गुणज के रूप में। देखिए ये किस रूप में विद्यमान होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की मात्रा की गुणज, प्रोटॉन की क्या होती है, गुणज होती है, के रूप में क्या होती है, विद्यमान होती है। अतः जब इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए, सन 1930 में, तो इस परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए, देखिए इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए भाई, देखिए इस चीज़ को देखिए कि इस परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए,
इस परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए बेकर ने एक प्रयोग किया, बोथे और बेकर ने। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, बोथे एवं बेकर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। इसके प्रयोग की दृष्टि से दो कंटेंट आपके पास सामने आते हैं। पहला जो आता है वह बोथे के बेस पे आता है, पहला जो आता है वह बोथे के बेस पे आता है, और दूसरा जो आता है वह बेकर के बेस पे आता है। पहला बोथे के बेस पे, दूसरा बेकर के बेस पे आता है। क्लियर। तो इस परिकल्पना की पुष्टि सन 1930 में, इस परिकल्पना की पुष्टि किस में, सन 1930 में बोथे एवं बेकर ने एक प्रायोगिक दृष्टि से, बोथे एवं बेकर ने एक प्रायोगिक दृष्टि से ये चीज़ बताया गया कि जो प्रोटॉन की मात्रा होती है वह प्रोटॉन की गुणज और उसकी परिकल्पना की पुष्टि के माध्यम से जो होती है वह न्यूट्रॉन के बेस पर किस तरीके से होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के द्रव्यमानों में के अनुपातों में 1:2:3 के बेस पे होता है, जो यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉन के जो द्रव्यमान होते हैं वह किसके अतिरिक्त होते हैं, उसमें किस तरीके से उदासीन द्रव्य होता है, उसकी मात्रा प्रोटॉन की मात्रा के किस गुणज के रूप में होती है, इसके तरह में क्या होती है, विद्यमान होती है। तो इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए सन 1930 में बोथे एवं बेकर ने, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का जो डेट है भाई, इस डेट को आप लोगों को मेमोराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर डेट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो 1930 की बात है ये। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बोथे और बेकर है, इन्होंने एक प्रयोग के समय देखा, इन्होंने एक प्रैक्टिकल के बेस पे देखा, यहाँ से इन्होंने एक प्रायोगिक सत्यापन किया गया, एक प्रायोगिक क्या किया गया, सत्यापन की दृष्टि से देखा गया, एक प्रायोगिक सत्यापन की दृष्टि से ये देखा गया कि बोथे एवं बेकर ने एक प्रयोग के समय देखा कि जब बोरान या लिथियम, ठीक है, बोथे एवं बेकर ने एक प्रयोग के आधार पे देखा, बोथे एवं बेकर ने एक प्रयोग के समय देखा, एक समय देखा कि जब बोरान यहाँ पर देखो, जब बोरान या लिथियम भाई, दो चीज़ यहाँ पर हो रहा है, या तो लिथियम के बेस पे होगा या फिर बोरान के बेस पे होगा, या फिर बोरान के बेस पे होगा या फिर लिथियम के बेस पे होगा। तो इस परिकल्पना की पुष्टि सन 1930 में बोथे एवं बेकर ने एक प्रयोग के समय देखा कि जब बोरान या लिथियम पर जो कैडमियम के कणों होते हैं, अल्फा कण के बेस पे होता है, जो अल्फा कण के बेस पे होता है कि बमबारी की जाती है, कि क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। यहाँ पर प्रायोगिक सत्यापन के बेस पर यहाँ पर आप लोगों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। यहाँ पर बमबारी की जाती है, तब अत्यधिक भेदन क्षमता की किरणें उत्पन्न होती है। तो वहाँ से क्या होती है, अत्यधिक भेदन किरणें की क्षमता क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो तब अत्यधिक भेदन क्षमता की किरणें क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो जब हम इसको प्रायोगिक सत्यापन के बेस में देखते हैं, तो जब यह बोरान या लिथियम पर होता है, तो लिथियम पर होगा या फिर बोरान के बेस पे होगा, तो यहाँ पर जो अल्फा कणों की जो बमबारी की जाती है वह अत्यधिक भेदन क्षमता की किरणें क्या करती है, उत्पन्न करती है, अत्यधिक भेदन की क्षमता क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो यहाँ से ये भी देखिए, यहाँ पर अत्यधिक भेदन क्षमता क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक अत्यधिक भेदन क्षमता क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है भाई। यहाँ पर एक भेदन क्षमता क्या कर रहा है, यहाँ से उत्पन्न कर रहा है, भेदन क्षमता के रूप में यहाँ पर किरणें उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, किरणें, यहाँ से क्या उत्पन्न कर रहा है, किरणें उत्पन्न कर रहा है। ये चीज़ क्या होता है, किरणें उत्पन्न कर रहा है। अब इस किरणें के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं भाई कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तव में जो न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है भाई, न्यूट्रॉन का जो क्या होता है, नेचर जो होता है वह किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। जो कि न्यूट्रॉन के बेस पे था, इसके जो साइज के बेस पे हम लोग देखते हैं, ये न्यूट्रॉन के बेस पे देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से पार्टिकल्स के भी बेस में देख सकते हैं। तो इस चीज़ के बेस से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे उस न्यूक्लियस के अंतर्गत हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर इस फार्मूलाज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन के बेस में आप लोगों का न्यूट्रिकल और जो फ्यूजन के बेस पे है आप लोगों के बेस पे, इसमें आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रॉन के बेस पे यहाँ पर आप लोगों के पास दिया गया है, इसमें कणों के जो निकाय होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। न्यूक्लियर फिजन के बेस पे ये आप लोगों के न्यूट्रॉन के बेस पे है। यहाँ पर यूरेनियम 235 के बेस पे न्यूक्लियस है, जहाँ पर 92 से 143 के बेस पे होता है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन की दृष्टि से यहाँ पर ये आ गया इसका अणु, और बेरिलियम का ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये बेरिलियम का आ गया। यहाँ पर एनर्जी हीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर आप लोगों का
न्यूट्रॉन कहा गया। तो प्रायोगिक सत्यापन के बेस पे अगर इस चीज़ को देखोगे, तो प्रायोगिक सत्यापन के बेस पे अगर इस चीज़ को देखना चाहोगे तो वह इस तरीके से आता है, जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन के बेस पे और ड्यूटेरियम के बेस पे तथा ट्राइटियम के द्रव्यमानों के अनुपात 1:2:3 के बेस पे होता है, जो कि यह दर्शाता है कि इनके नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान के अतिरिक्त उदासीन द्रव्य की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा के गुणज के रूप में विद्यमान होती है। इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए सन 1930 में बोथे एवं बेकर ने एक प्रायोगिक सत्यापन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि जब बोरान पर, लिथियम पर कैडमियम कणों की बमबारी की जाती है तब उसकी अत्यधिक वेदन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और वह किरणें के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। और वह किरणें के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। किरणें के रूप में क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। तो नाभिक के बेस पे हम लोग दो पार्टिकल्स का देख लिए, प्रोटॉन के बेस पे देख लिए, न्यूट्रॉन के बेस पे देख लिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनाविष्ट होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन पर केवल धनावेशित चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ से ये देखते हैं कि ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है भाई, ये आप लोगों का जो भी न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के बेस पे हम लोग देखे, न्यूट्रॉन के बेस में देखे, प्रोटॉन के माध्यम से इस चीज को देखें कि यहाँ पर ये जो किरणें होती है, ये क्या होती है, जो किरणें होती है, ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है, ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, जो कि यहाँ पर किरण की बात कर रहे हैं, मतलब किरणें की बात कर रहे हैं। ये किरण कोई लड़की नहीं है, ना ही कोई लड़की का नाम है। यहाँ पर किरणें से तात्पर्य है कि जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बेस पे देखे थे, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बेस पे देखे थे, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है, ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, ये किरणें जिन भी कणों से मिलकर के बनी होती है। अब कणों की दृष्टि से या तो फिर ये अणु के माध्यम से होता है, या फिर ये आप लोगों के परमाणुओं के माध्यम से होता है, या फिर ये आप लोगों के छोटे छोटे अणुओं के माध्यम से, परमाणुओं के माध्यम से, या फिर स्वयं के साथ जो द्रव्यमान या प्रोटॉनों के बीच में जो हम लोग संक्रिया कराते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के, उनका द्रव्यमान यहाँ से देखिए, इनका जो द्रव्यमान होता है भाई, मास जो होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, तुल्य होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, तुल्य होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वल के बेस पे लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान हो जाएगा। ये किसका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आप लोगों का प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, तुल्य होता है। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, उनका द्रव्यमान, यहाँ से देखिए, उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होती है, तुल्य होती है। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है, उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, तुल्य होता है। मतलब ये द्रव्यमान के क्या होता है भाई, तुल्य होता है। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। सन 1932 में, सन 1932 में, यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग, सन 1932 की बात करते हैं, सन 1932 की बात करते हैं। जब यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग 1932 के बेस पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर सन की बात करते हैं तो सन 1932 की बात करते हैं, सन 1932 की बात करते हैं। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है भाई। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम है जे चैडविक, जिनका नेम क्या है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री हैं भाई, ये इंग्लैंड के क्या है, भौतिक शास्त्री हैं। ये भौतिकविद बोल सकते हो, भौतिकविद बोल सकते हो, या फिर भौतिक शास्त्री बोल सकते हो, ठीक है। जे चैडविक, क्या होता है, जे चैडविक, जे होता है और ये क्या होता है भाई, चैडविक। जे चैडविक के बेस पे होता है ये, ठीक है। ये भौतिकविद भी होता है, जे चैडविक के बेस पे होता है। ने भी प्रेक्षित किया, जे चैडविक ने भी क्या किया, यहाँ पर देखिए, प्रेक्षित किया। इन्होंने क्या किया भाई, प्रेक्षित किया। यहाँ से देखिए, इन्होंने यहाँ से इसको क्या किया गया, प्रेक्षित किया गया। अब इन्होंने इसको प्रेक्षित किया जब बेरिलियम नाभिकों पर, और जब बेरिलियम नाभिकों पर, किस पर, जब बेरिलियम नाभिकों पर, यहाँ पर किसके बेस पर किया भाई, बेरिलियम नाभिकों पर, बेरिलियम, यहाँ पर इस चीज़ को ले लिया गया, बेरिलियम दिया गया, और बेरिलियम के नाभिकों पर यहाँ से किया गया, बेरिलियम के नाभिकों पर किया गया, बेरिलियम के नाभिकों पर इस चीज़ को किया गया। और एक कण के बेस पे अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं वह हीलियम नाभिक होते हैं भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो अल्फा कण होते हैं वह हीलियम नाभिक होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं, यहाँ पर नाभिक होते हैं भाई। हीलियम के क्या होते हैं भाई, ये यहाँ पर
नाभिक होते हैं, ये हीलियम के नाभिक होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को देखें कि ये किरणें जिन कणों से मिल करके बनी होती है उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। सन 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने भी प्रेक्षित किया, जब बेरिलियम नाभिकों पर एक्स कणों के अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं की बौछार की जाती है तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होता है। तो इनसे क्या होती है, कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होती है। तो ये किरणें जिन कणों से मिल करके बनी होती है उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। सन 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने भी प्रेक्षित किया, जब बेरिलियम नाभिकों पर एक्स कणों और अल्फा कणों के बेस पे हीलियम के नाभिक के बेस पे किया गया तो वहां पर उन्होंने उसकी बौछार की। एक्स कणों के बेस पे किसकी बौछार की, इस कणों की बौछार की। एक्स कणों के बेस पे हम लोगों के बेस पे इस कणों की क्या की, बौछार की, एक्स कणों के बेस पे। तो ये आप लोगों के अल्फा कणों के माध्यम से हो गया, जो कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, हीलियम नाभिक के समान होते हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने हीलियम कणों के बेस पे अल्फा कणों के क्या कर दी भाई, बौछार की। बौछार की तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण प्राप्त हो गए। तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण प्राप्त हुए भाई। देखिए इनसे कुछ उदासीन विकिरण, इनसे देखिए कुछ उदासीन विकिरण प्राप्त हुए हैं। इनसे कुछ उदासीन क्या प्राप्त हुए हैं, विकिरण प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्सर्जन के माध्यम से हुई है। जो कि किसके माध्यम से हुई है, उत्सर्जन के माध्यम से हुई है, मतलब उत्सर्जित के माध्यम से हुई है, उत्सर्जित के माध्यम से हुई। ठीक है। तो ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। सन 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने भी प्रेक्षित किया, जब बेरिलियम नाभिकों पर एक्स कणों अल्फा कण हीलियम नाभिक के बेस पे किया, उसके बौछार किया और इनसे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित किए। तो इसमें जो अल्फा कण के माध्यम से होता था, जो कि अणु और परमाणु की दृष्टि से होता था, जो कि द्रव्यमान के बेस पे होता था, प्रोटॉन के द्रव्यमान। सन 1932 में इंग्लैंड के भौतिकविद जे चैडविक ने प्रेक्षित किया और उसने बेरिलियम के नाभिकों के अल्फा कणों के बेस पे इस चीज को बताया गया। तो ये किरणों के माध्यम से हम लोग इस चीज पे देखें कि ये द्रव्यमान के माध्यम से किस तरीके से होती है, इसके माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को देखा। तो ये आप लोगों का नाभिक के बेस पे था, नाभिक में कितने अणु है इसके बेस में था, नाभिक में द्रव्यमान किस तरीके से था, नाभिक के व्यवहार किस तरीके से हुआ, न्यूट्रॉन किस तरीके से हुआ, प्रोटॉन किस तरीके से हुआ, नाभिक का व्यवहार इसका किस तरीके से हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यहां तक जाना। तो चलिए इसके आगे का जो वीडियो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अभी का जो कंटेंट था इसमें हम लोगों ने ये देखा कि नाभिक क्या होती है, नाभिक की रचना क्या होती है, नाभिक की संरचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, न्यूट्रॉन क्या होती है, प्रोटॉन क्या होती है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने चीजों को कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो कंटेंट होता है कि नाभिक पर इनकी कार्यशैली किस तरीके से होती है, नाभिक पर इनका व्यवहार किस तरीके से होता है, इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। इसके आगे के कंटेंट में हम लोग देखेंगे नाभिक की संरचना के बेस पे उसकी कार्यविधि किस तरीके से होती है। तो आज के क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।